हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलियान अल करीम इन कॉन्वर्सेशन। आज हमारी गेस्ट हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सतवत। तो डॉक्टर सतवत, थैंक यू, आप हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारी स्किन का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली कंसिडर ये किया जाता है कि स्किन इज़ जस्ट फॉर एस्थेटिक्स यानी ब्यूटिफिकेशन, लेकिन उसके अलावा स्किन के अपने बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। प्रोटेक्शन है, एक्सक्रीशन है स्वेट के फॉर्म में, टेम्परेचर रेगुलेशन है, हमारा इंटरनल बॉडी स्टेटस कैसा है उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। तो हमें स्किन की केयर करनी चाहिए, यानी हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है स्किन की केयर का इस सेंस में, इससे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट। अच्छा, आप हर एज ग्रुप के साथ डील करती हैं, तो जहाँ यूथ की स्पेसिफिकली बात आती है तो उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स क्या नज़र आते हैं? यूथ में हमारे पास सबसे कॉमन है जो कुछ नेचुरल कॉजेज़ हैं, कुछ खुद के किए हुए कॉजेज़ हैं। अच्छा। जो नेचुरल कॉजेज़ हैं उसमें सबसे पहले तो एक्नी आती है, जो प्यूबर्टल इश्यूज होते हैं। उसके अलावा डैंड्रफ होती है, हेयर फॉल होता है। कुछ लोगों में लाइस भी यूथ तक परसिस्ट करते हैं। और जहाँ तक आर्टिफिशियल चीज़ों के ताल्लुक है तो उसमें यह कि आजकल हम इतना ज़्यादा फिज़िकल केमिकल हेयर का ट्रीटमेंट, डाई कर रहे हैं, स्ट्रीकिंग कर रहे हैं, रीबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, फिज़िकल केमिकल इंजरी किसी भी तरह का हो, ये हेयर को डैमेज करता है। इसी तरह स्किन के ऊपर अगर हम जाएं तो अप्लाई करना चीज़ें विच आर नॉट सूटेबल टू आवर स्किन, लाइक सन ब्लॉक है या कोई ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं या ब्यूटिफिकेशन की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मसला ये होता है कि हमारे पास लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको किस स्किन के ऊपर क्या चीज़ यूज़ करनी है। बिल्कुल। अच्छा, आपने प्यूबर्टल इश्यूज़ की बात की तो उसमें अक्सर पिंपल्स चेहरे पे बहुत आते हैं, और क्योंकि हमारा यूथ जो है काफ़ी हद तक लुक्स के साथ ऑब्सेस्ड है तो वो अक्सर पिंपल्स को फाड़ देते हैं खुद। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो परमानेंटली स्कारिंग हो सकती है, तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं? बिल्कुल, ये बात सही है। एक्चुअली हमारे यहाँ बच्चे ये कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये जो टाइम होता है ना यूथ का, अपने बारे में इंसान कॉन्शियस बहुत होता है। फिज़िकल लुक्स और सारी चीज़ के लोग हमें नोट कर रहे होंगे, भले वो हो कि ना हो। तो उसमें फिर होता ये है कि जब एक्नी होती है तो बच्चे कॉन्शियस होते हैं, वो फाड़ देते हैं। लेकिन एक्नी स्किन के नीचे से अराइज कर रही होती है, इट्स नॉट स्टक ऑन द स्किन। अगर आप उसको पिक कर लेंगे तो वो और नीचे से बुरी शक्ल में निकलती है, एंड दिस इज़ अ फैक्ट, इट कैन लीव स्कार्स। ऑलराइट। आपने कहा कि काफ़ी लुक्स के बारे में यूथ सेल्फ कॉन्शियस होती है। सो जब इस तरह के इश्यूज आते हैं, जब उनके लुक्स उनको लगता है कि डिटीरियोरेट हो रहे हैं, तो उससे क्या सेल्फ एस्टीम के और कॉन्फिडेंस के इश्यूज अराइज हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, यू वेरी राइट। बच्चे आते हैं हमारे पास, मदर्स कहती हैं कि ये इसने आना जाना छोड़ दिया है कहीं पे महफिलों में, या ये कि ये बहुत सारा ये ऊपर ये फाउंडेशन लगा के फला करके कि भी मेरी एक्नी है, बुरी लगेगी। या अब आजकल तो मास्क ने बहुत कवर किया हुआ है, तो उसकी वजह से फ़ायदा भी है क्योंकि उससे एक्नी भी बढ़ रही है और इस एरिया में, पेरी ओरल एरिया में। लेकिन उसका नुकसान ये भी है कि उससे बच्चे जो है, फ़ायदा ये है कि बच्चे उससे कवर कर रहे हैं अपने फेस को, तो वाकई वो लोग फिर अवॉइड करते हैं लोगों से इंटरमिंगल करना। बिल्कुल। अच्छा, यूथ के अलावा हमारे रीजन में सबसे कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स क्या नज़र आती हैं? हमारे रीजन में बेसिकली चूँकि देखिए पावर्टी लेवल ज़्यादा है तो इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि स्लम्स में लोग रह रहे होते हैं। तो वो चीज़ें अपनी जगह, इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शंस हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। मौसम हमारा ह्यूमिड है तो बॉयल्स और क्या कहना चाहिए, गर्मी दाने, ये चीज़ें हैं। प्लस जिनकी स्किन एलर्जिक होती है तो उनको एक्जिमाज होते हैं। फिर कुछ स्किन की अपनी स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सोराइसिस है, लाइकन प्लैनस है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो तो हर जगह ही परसिस्ट करते हैं। अच्छा, आपने एक्जिमा और सोराइसिस को मेंशन किया, तो इन दोनों में डिफरेंस मुझे आज तक समझ में नहीं आया है, क्या आप प्लीज़ बता सकती हैं? इन दोनों में डिफरेंस जनरली नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट को भी नहीं समझ में आता। अच्छा। क्योंकि इसकी शक्ल काफ़ी मिलती जुलती होती है, और हम ही इसको थोड़ा देख के, हिस्ट्री लेके, इनका साइट कहाँ पर ये है कि सोराइसिस की अपनी साइट्स होती हैं, एक्जिमा की अपनी साइट्स होती हैं, इचिंग का लेवल क्या है, एसोसिएटेड फैक्टर्स कोई है, इसके बेस पे हम खुद से इसको करते हैं, स्टडी करते हैं। प्लस ये कि थोड़ी सी देखने के बाद पता चलता है कि उसमें सोराइसिस में स्केल ज़रा बड़े बड़े और सिल्वर कलर के होते हैं। ऑलराइट। अच्छा, काफ़ी देसी टोटके अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमें मिलते हैं कि हल्दी लगा लो या गरम तेल लगा लो तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरह के जो देसी सॉल्यूशंस हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और कितनी एफिशिएंसी है? कुछ देसी सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो अगर फ़ायदा नहीं देंगे तो नुकसान भी नहीं देंगे। अच्छा। लेकिन कुछ देसी कम ओवर द काउंटर सॉल्यूशंस उल्टा और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो मसला होता है उसको बढ़ा देते हैं, उसकी शक्ल चेंज कर देते हैं।
ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने की होती हैं। हाँ, जो नॉर्मल जैसे बेसन लगा लिया ड्राइनेस करने के लिए, दैट इज़ फाइन। बहुत से लोग एलोवेरा यूज़ करते हैं फॉर द स्किन। एलोवेरा यूजुअली सूट्स पीपल, बट बहुत सारे ऐसे हैं जिनको एलोवेरा से भी रिएक्शन है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे सूट कर रहा है तो आपको भी सूट करे। ये हमारे यहाँ ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि कोई भी चीज़, वो देसी टोटका हो या वो मेडिसिन हो, मुझे ये चीज़ थी, तुम्हें भी फलां सिमिलर चीज़ है, तुम भी यूज़ कर लो, तुम ठीक हो जाओगी। ठीक है, ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। तो इसका आई थिंक स्किन टाइप से काफ़ी एक रिलेशन है कि डिफरेंट स्किन टाइप्स जो है रिएक्ट डिफरेंटली करती हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसकी स्किन टाइप किस तरह की है? एक्चुअली इसको हम दो तरह से करते हैं। एक तो स्किन टाइप, जैसे पाकिस्तान में या हमारे एरिया ऑफ द वर्ल्ड में हमारे पास नॉर्मली टाइप 3 और 4 स्किन टाइप्स होती हैं, जो कि ज़रा टैन जल्दी होती हैं, बर्न कम होती हैं, जबकि वेस्ट में इसका रिवर्स होता है। लेकिन जो जनरली हम स्किन को देखते हैं वो ये होता है कि हमारे पास लोग आते हैं कि हमारी स्किन टाइप कैसी है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि देयर आर 3 टाइप्स, ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन। बहुत सुना होगा, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि इसको हम डिटर्मिन कैसे करें। सिंपल सी चीज़ है, जब आप सुबह सो के उठते हैं उस वक्त अगर आपके फेस पे ओवरऑल ऑयल है तो आपकी ऑयली स्किन है, अगर ओवरऑल ड्राई है तो आपकी ड्राई स्किन है। अगर ये टी जोन जो है ये आपका ऑयली है, बाकी ड्राई है, तो यू गॉट अ कॉम्बिनेशन स्किन, ताकि आप प्रोडक्ट्स उसके हिसाब से लें। एब्सोल्युटली। अच्छा, जब खाने की बात आती है, सो खाने का भी काफ़ी रिलेशन है आपकी स्किन के ऊपर, वो क्या इम्पैक्ट लाती है। सो फॉर गुड स्किन किस किस तरह के खाने रिकमेंडेड हैं स्किन के लिए? इसमें भी 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो एक मिथ है जो मैं बताना चाहूँगी कि फूड का डायरेक्ट एक्नी से कोई रिलेशन नहीं होता। ओके जी, कि हमारे यहाँ होता है कि वो स्पाइसी खा लिया या इस तरह की चीज़ें खा ली, तो उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। ऑलराइट, तो वो भी मैं आपको भी डिस्कस करूँगी। लेकिन ये कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाटर इनटेक प्लस मीट, यानी बैलेंस डाइट सारी ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, मीट आइटम ज़्यादा ले रहे होते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे होते, नखरे कर रहे होते, फ्रूट्स नहीं ले रहे होते, सैलड्स नहीं ले रहे होते, या पानी का इंटेक कम। पानी का इंटेक कम का रीज़न ये भी है कि बच्चे यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, दे डोंट वांट टू यूज़ द वॉशरूम्स ओवर देयर, तो इस वजह से वो लोग रोकते हैं अपने आप को, दे टेक लेस वाटर। ये चीज़ें स्किन पे डेफिनेटली इम्पैक्ट करती हैं क्योंकि हाइड्रेट नहीं होती स्किन। ठीक है। अच्छा, इससे मुझे एक सवाल याद आया कि काफ़ी मिथ्स भी सराउंड करती हैं स्किन केयर को। मैंने रिसेंटली पढ़ा था, आई डोंट नो इफ दिस इज़ ट्रू और नॉट, कि जो लोग कहते हैं कि दिन में 8 गिलास पानी के पीने चाहिए, ये नॉट नेसेसरीली ट्रू नहीं है, ये हर बंदे पे अप्लाई नहीं होता। तो इस तरह की काफ़ी और मिथ्स भी शायद हों, तो वो क्या क्या होती हैं? ये जो 8 ग्लास वाली है, ये बेसिकली एक बस एक रेफरेंस रख लिया है, वही जो मैंने बात बताई हाइड्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये करना बेहतर होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप 8 ग्लास ही पिए, आप 6 भी पी सकते हैं। डिपेंड करता है, किसी को स्वेटिंग ज़्यादा होती है, किसी की स्किन ऑयली ज़्यादा होती है, ये इसमें भी डिपेंड करता है, वेदर पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा जहाँ तक ये मिथ्स की बात है, तो जैसे मैंने अभी फूड का जिक्र किया था, तो हमारे यहाँ स्पाइसी या ऑयली या जंक फूड और आम एंड ऑल दोज थिंग्स की ये खाएंगे तो एक्नी बढ़ जाएगी, ये गलत है एक्चुअली। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे जाएं और दिल भर के जंक खाएं। वो जो इंटरनली अपने साइड इफ़ेक्ट्स कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है। ये सिर्फ एज फार एज स्किन की बात हो रही है ना, तो स्किन के ऊपर डाइट का नहीं रिलेशन होता, इवन डेयरी प्रोडक्ट्स का। बट सम पीपल हैव इंडिविजुअल रिएक्शंस। बहुत सारों का ये होता है कि हमने बीफ खा लिया था तो हमारे फेस पे ये हो गया। मेरा सिर्फ पॉइंट ये होता है कि आपने अगर कोई चीज़ खाई है तो वो ब्लड में शामिल होकर पूरी बॉडी पे अफेक्ट करेगी। वाई ओनली फेस? सही, फेस पे वो चीज़ अफेक्ट करेगी जो आपके फेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है। आपने कोई भी चीज़ अप्लाई की है, वो किसी किस्म की हो, इफ़ इट्स अ लोकल इन्फेक्शन, हाथ का कोई लोकल इन्फेक्शन है, तो वी से कि ये हाथ के कांटेक्ट की वजह से हुआ है। इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड इफ़ इट इज़ ड्यू टू सम लोकल कांटेक्ट। अच्छा, ब्यूटिफिकेशन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की जहाँ बात आती है, तो उनका यूजेज अब काफ़ी बढ़ गया है। बिल्कुल। तो उससे स्किन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है या ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है? इसमें यही है कि अगर आपको अपनी स्किन टाइप पता हो, देन यू कैन चूज़ वाइजली। इट्स गुड टू गो फॉर गुड ब्रांड्स, बट डजंट मीन कि जो ब्रांड मुझे सूट करेगा वो आपको भी सूट करेगा। यू हैव टू बी अ लिटिल गिनी पिग एक्चुअली इन द बिगिनिंग होता है। उसके अलावा ये है कि आपकी स्किन टाइप का पता चल गया, देन यू कैन यूज़। बट आई वोंट सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा मेक ओवर और ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है यूथ में, बिकॉज यू गॉट अ नेचुरल स्किन, आप उसको नेचुरली ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि
हम जितनी चीज़ें अप्लाई करते हैं ओवर द काउंटर ना करें, क्योंकि जो ब्यूटिफिकेशन क्रीम्स और वाइटनिंग क्रीम्स हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में गोरा होने का जो कॉन्सेप्ट है बहुत गलत है एक्चुअली, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन क्रीम्स अगर आप मेडिकल भी लेते हैं दे हैव एन ऑयली बेस, वो एक्नी बढ़ाएंगी। लेकिन अगर जो आप बाहर की चीज़ें लेते हैं जो ये सिंपली अलग अलग डिफरेंट नेम से आती हैं या फार्मूला क्रीम्स के नाम से आती हैं, तो दे हैव गॉट इंग्रेडिएंट्स जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। ऑलराइट, पिगमेंटेशन बढ़ा देंगे, टेम्परेरी बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, उसके बाद पिगमेंटेशन, एक्नी, इवन स्किन गल जाती है और स्किन का कैंसर तक हो सकता है लॉन्ग टर्म में। ओके, तो इट्स बेटर टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। जैसे मैंने हेयर का बताया वैसे ही फेस का, तो इट्स बेटर टू अवॉइड ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, और मेरा आखिरी सवाल थोड़ा सा लाइट हार्टेड सा है कि आपके पास ज़्यादातर ख़वातीन आती हैं स्किन के चेकअप्स के लिए या मर्द आते हैं? वैसे तो तीनों आते हैं, बच्चे भी आते हैं, लेकिन ये कि डेफिनेटली बहुत सारी फीमेल्स लुक फॉर फीमेल्स कि वो आराम से अपनी बात बता सकती हैं। सपोज कवर्ड एरिया के ऊपर कोई स्किन इशू है तो वो डिस्कस कर सकती हैं, या जैसे शादी होने वाली है, दे वांट समथिंग इम्प्रूवमेंट, एक्नी कम करनी है, तो दे फील अ कंफर्ट लेवल विद फीमेल्स। तो आई वुड से कि फीमेल्स ज़्यादा आती हैं, लेकिन मेल्स भी इक्वली आते हैं, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स होती हैं जो आती हैं और आके बोलती हैं कि आप मेल्स को भी चेक करती हैं। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली, और मेल्स को एग्जामिनेशन में कोई मसला नहीं है, वी डेफिनेटली कीप देयर फैमिली मेंबर विद अस व्हेन यू एग्जामिनिंग। अदरवाइज हम अपने मेल स्टाफ में से किसी को बुला के करते हैं एग्जामिन। और बच्चे तो डेफिनेटली आते हैं, मदर्स आती हैं तो अपने साथ बच्चों को भी लाती हैं। अच्छा, जब वेट लॉस की बात आती है तो उससे काफ़ी स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं स्किन पे, तो उसे कॉम्बैट किस तरह से किया जा सकता है? वेट लॉस से भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, प्रेगनेंसी में भी स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं, और हमारी यूथ में आजकल जो है जिम, उसकी वजह से भी बहुत स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। तो उसमें बेसिकली होता है कि स्किन फट जाती है। ठीक है, तो वो इट इज़ यूजुअली नॉट 100% रिवर्सिबल, लेकिन अब कुछ चीज़ें इस तरह की आती हैं जो हमारी नेचुरल कोलेजन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, वी अप्लाई देम ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, तो वो काफ़ी हद तक उसको कवर करती हैं, बट 100% हम तभी भी नहीं बोल सकते। ठीक है, और जहाँ तक स्किन लिफ्ट ट्रीटमेंट्स की बात आती है, फॉर एग्जांपल बोटॉक्स वगैरह, ये कितनी रेकमेंडेड हैं और कितनी इफ़ेक्टिव हैं स्किन प्रॉब्लम्स को, स्किन के इश्यूज़ को बैटल करने में? पहले चॉइसेस कम थी, पहले जो चीज़ें आती थी वो कभी जैसे एनिमल सोर्सेज से आती थी, सब था। अब ये है कि अब ह्यूमन सोर्सेज से ज़्यादा आती हैं, जो फिलर्स हैं, बोटॉक्स से चीज़ें हैं, तो दे आर रियली इफ़ेक्टिव। लेकिन ये जितनी चीज़ें हैं इनका एक ड्यूरेशन होता है। अगर कोई लगवा कर बोले कि ये लाइफ लॉन्ग है तो इट इज़ रॉन्ग। यूजुअली पहली बात तो ये कि हम बच्चों में या यूथ में या यंग अडल्ट में वी डोंट रियली रिकमेंड दीज थिंग्स, क्योंकि ये इनकी नीड भी एज सच नहीं होती। 40s के बाद डिपेंडिंग ऑन योर स्किन इसमें ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त फिर यूज़ किया जा सकता है इफ़ यू आर इन गुड हैंड्स। और कभी कभी लोगों को साल में 2 बार या 3 बार भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दे गिव गुड रिजल्ट्स। लेकिन बस इसमें सिर्फ यही होता है कि आप ओंगी बोंगी चीज़ें ना करें, बिकॉज वो फिर बाद में मसले कर देती हैं कि यू वांट टू ट्राई एवरीथिंग ऑन योर फेस, तो वो फिर प्रॉब्लम कर देती है। और इससे मैं एक चीज़ और भी बताऊंगी कि जैसे फेशियल भी जैसे होता है, फेशियल इज़ वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन पीपल, क्योंकि वो कहते हैं ऑयल फ्री फेशियल है, एक्नी वाला फेशियल है। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही देखा है कि 90% पेशेंट विद फेशियल गेट एक्नी, डेपिलेटरी एक्नी, वैक्सिंग के बाद एक्नी, फेशियल के बाद एक्नी। तो हम यही बताते हैं कि जिनकी ड्राई स्किन है दे शुड ट्राई फेशियल, अदरवाइज आप नॉर्मल क्लेंजिंग अगर घर पे कर रहे हैं तो दैट इज़ फाइन। लेकिन एक अच्छी बात जो है वो ये है कि जो बच्चे पिंपल्स वाले हैं उनके लिए एक खुशखबरी बोल लें आप, वो ये कि ऑल्दो वो अपने पीयर्स को देखकर वो होते होंगे कि जी इसकी स्किन कितनी ड्राई है, इसको तो कोई भी एक्नी नहीं है, लेकिन आपकी चूँकि ड्राई स्किन, मॉइस्चराइज स्किन है एक्नी वालों की, तो इंशाल्लाह दे आर गोइंग टू डेवलप रिंकल्स लेटर ऑन बिकॉज द स्किन इज नेचुरली मॉइस्चराइज्ड। लेकिन जिनकी ड्राई स्किन होती है यूथ से, उनको रिंकलिंग जल्दी होती है, उनमें एजिंग जल्दी होती है। ऑलराइट, चलें ऑन दैट नोट वील एंड। Thank you very much, Dr. Satwat. It was very insightful to speak to you. And on that note, this is Ilyan Al Kareem signing off.